बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि अपराधों की रोकथाम के लिए क्या पुलिस को फ्री हैंड मिलना चाहिए। firstindianews.com के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। और अब जिस जिले की बात हो रही है, जिस एसपी की बात हो रही है, वहां से कॉलर हमारे साथ है मुकेश कुमार जी। मुकेश जी बताएं क्या सवाल है सर आपका। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो एसपी साहब हैं जी विकास कुमार जी, इतना बढ़िया काम किया है उन्होंने कि हमारे यहाँ से रोज 4-5 मोटरसाइकिल डेली उठती थी। डेली पेपर में आती थी, पता नहीं कितने के तो लोग बाग FIR भी नहीं करवाते हैं। लेकिन जब से ये एसपी साहब हमारे यहाँ आए हैं, एक भी न्यूज में तो क्या सुनने को भी नहीं मिली है। खैर आपको बाहर छोड़ दो उसको, गाड़ी को, उसको जब भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर भी ये सीनियर लोग इनके पीछे जो लोग जाते हैं सब इतना बढ़िया। बिल्कुल इसी बात की चर्चा कर रहे हैं मुकेश जी। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए आपका। राजेंद्र जी देखिए, ये जो एक आम दर्शक है वो है एक अलवर का वो शख्स है जो कहता है कि दिन में भी पहले बाइक चोरी हो जाती, गाड़ी चोरी हो जाती, अब रात में बाहर रख दीजिए। ये जो इकबाल बुलंद करने की बात होती है, खाकी के इकबाल की, वो सामने हमारे है। इससे जिंदा मिसाल क्या हो सकती है? मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी 5 साल पहले पुलिस ने एक स्लोगन दिया था, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। मैं समझता हूं कि इस अगर मुद्दे पर कोई पुलिस अधिकारी काम कर रहा है और आम आदमी के अंदर कानून व्यवस्था में विश्वास पैदा हो रहा है, उनके कामकाज को सराहा जा रहा है, उनके कामकाज के प्रति विश्वास कायम हो रहा है, तो ये एक उनके कामकाज का मापदंड है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। और आम जन में तो विश्वास पैदा हो रहा है और अपराधियों में एक डर पैदा हो रहा है। अब उन्होंने कोबरा नाम रखा टीम का, उन्होंने चाहे ऑपरेशन मदमस्त रखा, चाहे उन्होंने बहादुर श्री नाम रखा, पर अपराधियों में जो भय पैदा किया है, नाम से भय किया, काम से भय पैदा किया और जनता में विश्वास इस पैदा सवाल को किया। आप इस तरह से समझा दीजिए कि पाली में जब विकास कुमार थे तो 68 दिन में उनका तबादला हो गया था। तब 2007 की बात है, यही वसुंधरा सरकार थी। तो महज 68 दिन में क्या कौन सा ट्रबल निकल कर? मैंने आपको 2 बात बताई थी इसमें। एक तो बताई थी ट्रबल शूटर के रूप में, दूसरा क्या होता है कि दूसरी अर्चना जी ने बता दी थी कि ट्रबल के तौर पर बता रहा हूं आपको। जब क्या होता है कि कोई भी एसपी होता है, उसके वहां जनप्रतिनिधि होते हैं। आपको सबको ही पता है, जिले में प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद, ये सब लोग होते हैं, वो जनता से जुड़े हुए होते हैं। और इस बात को कोई मानने में मैं समझता हूं कि कोई वो गलत भी नहीं है कि राजनीतिक दल भी हैं और राजनीतिक दलों की विचारधाराएं भी हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी हैं, राजनीतिक दलों के समर्थक भी हैं, अपने अपने लोग भी हैं। और हर राजनीतिक दल और हर उसका जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरे जो समर्थक हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो। अब उसमें जो ज़िले का अधिकारी है, उसके सामने एक संकट होता है कि वो किसकी बात माने और किस बात के ऊपर अपना निर्णय ले। तो उस समय वो अगर मेरिट पे उस काम को करता है तो निश्चित रूप से जो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं उनको परेशानी पैदा होती है। और जहां कोई मेरिट से काम करना शुरू आपको अपने कार्यकाल में कोई ऐसा मौका याद आता है जब दबाव, राजनीतिक दबाव आपके ऊपर आए हो? ऐसा है कि अगर कोई आदमी अपने निर्णय को मेरिट के आधार पे लेता है तो मैं समझता हूँ, मैंने तो कभी राजनीतिक दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं किया। मैं तो यही मानता हूँ कि जो मैंने निर्णय किया वो सही किया है, अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे हटा दो। तो इस तरह की कभी नौबत आई नहीं। कोई भी आप निर्णय अगर मेरिट पे लेंगे तो निश्चित रूप से उसको आज नहीं तो कल सराहेंगे। आज विकास कुमार हैं, उनके कामकाज को वहाँ के लोग बागों ने सराहा, जनता ने सराहा। पुलिस मुख्यालय में एक आध अधिकारी है, उनको शायद उनकी कोई कार्यशैली में कोई विरोधाभास नजर आया तो उसको मुख्यमंत्री जी ने दखल देकर और उनको शाबाशी दी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है शासन में, इसके क्या मायने हो सकते हैं, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल एक कॉलर और हैं टोंक से हमारे साथ, महेंद्र जी। बताएं महेंद्र जी, क्या सवाल है? सर, मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, लगे रहो सिंघम जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज टोंक के अंदर अवैध खनन जी पूरे जोरों पे चल रहा है। सारी रात ट्रैक्टर, ट्रक, ओवरलोड, कलेक्टर, एसपी,
सदर थानों के सामने से निकल रहे हैं डेली। इसके लिए हमने एसपी को बोल दिया, कलेक्टर को बोल दिया, सीबीआई सीडी का भी परसों डाकबंगले में एक रखा था इसी कंप्लेंट का। तो क्या ये ऐसे सिंगम साहब फौज की दशा बदल सकते हैं? क्योंकि पूर्व में भी कालूबिल नामजोद की हत्या हो चुकी है, पूरा टोल जिला अवैध खनन के क्षेत्र में इस बारूद के ढेर पे बैठा गया। हल्की सी चूक हो गई ना तो दंगों के लिए तो मशहूर रहा है, लेकिन भूमाफियाओं, क्योंकि भूमाफिया धमकी दे रहे हैं लोगों को। जी महेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आपका भी है कि किस तरह से जिले को इससे निजात मिले, इस तरह की परेशानियों से निजात मिले। अर्चना जी, अब मैं आपका रुख करता हूँ। बीजेपी के प्रतिनिधि होते तो इस सवाल पर उनसे जवाब लेना जायज़ होता, लेकिन आज वो अपनी इस जिम्मेदारी से मुकर गए और वो पहुंचे नहीं डिबेट में। मैं आपसे जानना चाहूँगा राजनीतिक दल के नाते कि ऐसी समस्याओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया होता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि राजेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाया कि यदि कोई मेरिट के आधार पर और विवेक से काम करे तो उसको स्वीकार होना चाहिए कि यदि वो उस वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और मेरिट पे दे रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो तो उसको स्वीकार करें। अभी आपने देखा होगा कि एक समाचार पत्र में, बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसमें एक पूर्व न्यायाधीश ने इस बार जो IAS टॉपर हैं उनको एक पत्र लिखा और उस वास्तविकता से रूबरू करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि तुमने करोड़ों रुपए की अपनी नौकरी छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में आने का स्वप्न देखा और स्वप्न तुम्हारा पूरा हुआ, परंतु तुम्हें जब उस सेवा में रहते हुए ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे तब एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये जो तुम्हारी मेरिट है वो डीमेरिट में परिवर्तित हो जाएगी। और ये सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं, राजनीति में भी होता है, कॉरपोरेट में भी होता है। तो जो समझौते नहीं करते उनको कई बार खामियाजा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेरे ख्याल से प्रशासन पर इतनी हावी होती है कि जनमत भी उसके साथ होता है। अब इन पुलिस अधिकारी के साथ जो जनता की आस्था जुड़ी, उस आस्था के कारण प्रशासन के ऊपर बैठे हुए शासन को ये महसूस हुआ कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैं इसमें राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस पुलिस अधिकारी के साथ जनता की आस्था और उस आस्था की अभिव्यक्ति मीडिया के माध्यम से, तो शासन ने उचित अवसर समझा कि ऐसे अधिकारी को प्रोत्साहित किया जाए, उसकी पीठ थपथपा दी जाए तो जनता का भी हमें साथ मिल जाएगा। लेकिन यही शासन जब अपने पूर्ववर्ती काल में उस अधिकारी को 68 दिन में ट्रांसफ़र करता है तो उसका भी जवाब आना चाहिए। तो ये परिस्थितियाँ जो है ये एक निरंतर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रही है, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो पुलिस कहना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिसमें IPS भी आते हैं, उनके सामने, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये समस्याएं निरंतर आती हैं और इनका समाधान जो है वो सिर्फ समन्वय के आधार पर हो सकता है। और चूँकि मैं स्वयं राजनीति में सक्रिय हूँ, ये समन्वय स्थापित हो इसकी हम कामना करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत मुश्किल से हमें मिलेगा। इस वास्तविकता को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो, चाहे वो राजनीति में हो, कॉरपोरेट में हो, प्रशासन में हो, जो लोग अपने नैतिकता के साथ, अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करते और इस चीज़ से कभी नहीं घबराते कि उनके साथ यदि आगामी समय में अवसर की उपलब्धता नहीं हुई, विशेष अवसर की, तो भी वो गलत नहीं कहना चाहिए, प्रतिकूल अवसरों के आधार पर भी अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की क्षमता है। निशा जी, ऑपरेशन मधमस्त ऐसे मंचलों के खिलाफ है, ऑपरेशन जो सड़कों पर तेज बाइक चलाकर चेन स्नैचिंग करते या फिर जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते, आपको नहीं लगता कि ऐसे ऑपरेशंस पूरे राजस्थान में चलने चाहिए? जो पहल विकास कुमार ने की वो पहल अब पूरे राजस्थान के सामने नजर आनी चाहिए। जो पहल विकास जी ने की है वो पहल तो जैसे जयपुर के अंदर ऑपरेशन मजनू चला, कई बार चला है। क्या हासिल हुआ उसका, हम देखते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ कि ऑपरेशन मजनू भी चला, तो उस ऑपरेशन को तो बंद नहीं किया सरकार ने। कोई ऐसा किसी एडिशनल DG को ऑर्डर्स निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ सवाल जो अर्चना जी ने एक बात कही थी कि इच्छा शक्ति की, यहाँ सबसे ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। कोई भी सरकार आए और वो अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो निश्चित तौर पे इस तरह के अभियान को खुले दिल से अपनाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि राजनीति आड़े आती है, अधिकारियों का अहम आड़े आता है, और भी कोई बात हो सकती है, वो भी हो सकता है। लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है, एक प्रेमनाथ टोहरी नाम से थानेदार थे जी, और उनके ऊपर बहुत बार बहुत तरह के दबाव आते रहे। जब शादी के अंदर फिजूल खर्ची और इसका कानून बना, खाना ज़्यादा लोगों का बारात में लाना परोसना, और एक मृत्यु भोज का कानून बना, तो उन्होंने ऐसे रुकवाए भी। और मुझे ध्यान है कि अनूपगढ़ के MLA का ही खाना सीज करवाया था उन्होंने।
और जब भी कोई मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए जाके उनको कहता था कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, वो कहते कि जरा मेरे साथ चलिए थाने के पिछले हिस्से में, वहाँ एक कोठरी में उनका एक बिस्तर लपेटा होता था, वो दिखाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, ये मेरा बंधा हुआ है सामान। तो वैसी इच्छा शक्ति, वैसी मजबूती की आवश्यकता है कि देखा जाएगा, काम करना है और ज़्यादा जिलों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र को पनिशमेंट के तौर पे नहीं देखा जाए, जहाँ जाएंगे वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, फिजूल खर्ची की भी एक बात आती है कि इस तरह के अभियानों में कहीं ना कहीं पुलिस पर अतिरिक्त मानसिक दबाव बढ़ता है, उसके साथ साथ जो आर्थिक भार है जिक्र किया जाता है कि ऐसा आता है। आपको नहीं लगता अगर ऐसा है तो फिर अफसरों के लिए जो बंगले, गाड़ी की जो सुविधाएं हैं कि बड़ा बंगले की जगह फ्लैट में एक अफसर रह ही सकते हैं? ये बात आपने जो ये कही है, ये प्रशासनिक लोगों के लिए कही है। मैं कहता हूँ ये पूरे जो शासन को चलाने वाले पुलिस लोग को लेकर भी हाँ नहीं, पुलिस के लिए है तो फिर ये हमारे को सभी लोगों के लिए सब चीज़ें लागू करनी चाहिए जी। और कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, गवर्नर्स हैं, 8-8, 10-10 बीघा के बंगले बने हुए हैं, वहाँ सैकड़ों की सुरक्षा के तामझाम लगे हुए हैं, वहाँ सैकड़ों कर्मचारी हैं। क्या उनकी आवश्यकता है? अगर हम फिजूल खर्ची के ऊपर अगर कोई बात करते हैं तो उसको पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक के स्तर पे उसको लागू करें। उसमें केवल एक वर्ग के लिए अपन ये सोचें कि साहब पुलिस के खर्चों में हम कटौती करके और हम इस राजकाज के अंदर पैसे बचा लें, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। पूरे ओवरऑल सिस्टम में कहाँ कहाँ कमी हो सकती है पैसों में, उसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज जैसे बड़े बड़े लोग चलते हैं, गाड़ियों के काफ़िले हैं, उनके अंदर 10-10, 15-15 गाड़ियाँ होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आज कलेक्टर होते हैं, उनके पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ होती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो खर्चों में कटौती के लिए कमेटी बने और वो तो उस पर पूरा ही विचार करे। अर्चना जी, अब बीजेपी तो है नहीं, मैं फिर भी इसी पर आपसे जवाब लेना चाहूँगा कि नेता अपने ऊपर खर्चों का जो लिमिट है उसको बढ़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है कानून की या फिर दूसरे महकमों की, तब इनको लेकर कहा जाता है कि सादगी बरती जाए, इस तरह के पैगाम दिए जाते हैं। देखिए, जब नेताओं को अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं तो वहाँ फिर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आती है। उसका साक्षी कई बार हम राजस्थान में बने, केंद्र के स्तर पे भी बने, तो ये तो एक अलग मुद्दा है विचारणीय। लेकिन आज की आवश्यकता ये है कि हम मितव्ययता को बढ़ाएं। जैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति है पूरे वैश्विक स्तर पर जी, और जैसे जनसंख्या की वृद्धि और रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ऐसे समय में संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि सब उससे लाभान्वित हो। तो ये एक कहते हैं ना कि बहुत ही आदर्श स्थिति है और इसको पालना करने का दायित्व राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ज़्यादा होता है। जब वो प्रशासन पर लादना चाहे तो उनको अपने ऊपर इसको लागू करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा ये बात भी ठीक है, लेकिन आप देखिए जयपुर की राजधानी में भी इतने बड़े बड़े बंगले दिए हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों को कि अब मानस बनाना पड़ा है, क्योंकि जगह ही नहीं है, ज़मीनें नहीं बची, तो उनको तोड़ करके फ्लैट्स बनाए जाएं। दिल्ली में तो बनाना ही पड़ा। और आपको ध्यान हो तो यूपीए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी लेकर के आए थे कि मंत्रियों के बंगलों को तोड़ करके उनको छोटा करने का, और ये एक आदर्श स्थिति है और इस पर सभी को पालना इसकी करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनको जनता अपना आइडियल समझती है वो राजनेता है, और वो राजनेता जो शासन में रहते हैं, तो उनका दायित्व है कि वो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था पर किसी निर्णय को थोपने का प्रयास करें तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करें, उसको इस प्रकार से आत्मसात करें कि प्रशासनिक अधिकारी उसको अपने ऊपर जब लागू किया जाए तो उसे ग्रहण करने में उससे कोताही नहीं बढ़ते। जी, तो ये आवश्यकता है कि राजनीतिक स्तर पर सादगी हर पैमाने पर बरती जानी चाहिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे अलवर संवाददाता से हम बात करेंगे, उनसे बात करके कोशिश करेंगे जानने की कि अब जितना भी अब तक हमने चर्चा में शामिल किया है उससे अलग क्या मुद्दे ऐसे हैं कि विकास कुमार सबकी आंख के तारे हैं और महकमे को वो नहीं सुहाते। आज के टाइम के हिसाब से पुलिस के कानून में बदलाव एक समय की मांग है और ये किया जाना चाहिए। इसी से ही नकेल लगेगी, अपराधीकरण पर रोक लगेगी और पुलिस की आदमी पावर्स आएगी। जिस प्रकार की पहल पुलिस ने इस अलवर क्षेत्र के अंदर की है, वैसी पहल सारी क्षेत्रों के अंदर करके अपराधियों के अंदर जो भय व्याप्त करना चाहिए उसका पूर्ण रूप से सरकार और पुलिस बेड़े को स्वीकार करते हुए इस प्रकार के प्रयोगों को निरंतर करते रहने की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिसों पर नहीं होना चाहिए, कुछ हद तक होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि अभी अलवर एसपी साहब ने वो कोबरा एक फोर्स गठित की है, मैं अपने पर्सनली
पर्सनली बहुमत से उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने एक पुलिस के लिए इनोवेटिव कदम उठाया। लगे रहो सिंघम। बात अलवर के एसपी विकास कुमार की है। इसको लेकर आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को फ्री हैंड मिलना चाहिए। इस पर आपकी राय मिली। 86% दर्शक मानते हैं कि हाँ, ऐसा किया जाना चाहिए, जबकि 14% दर्शकों को लगता है कि नहीं, फ्री हैंड देना ठीक नहीं है। अब अलवर से हमारे सहयोगी राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि अलवर एसपी अगर अलवर की आंख के तारे हैं तो क्या कारण है कि महकमे में ऊपर वो खटकते हैं? जी अश्विन जी, जो अलवर में बात करें कि महकमे में जो राजनीतिक जो नेताओं की सबसे जो भूमिका है वो हमेशा संदिग्ध रहती है। नेताओं के अपने अनुसार काम करवाने की जो एक परंपरा चल पड़ी है, उस परंपरा के चलते विकास कुमार हमेशा नेताओं के किरकिरी बने रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कार्यप्रणाली में नेताओं के जो गलत काम है कहीं ना कहीं वो उनका साथ नहीं देते, इसलिए वो नेता की आंखों से चूकते रहते हैं। इस वजह से अब इस मामले में भी कहीं ना कहीं जो सुई है वो भाजपा के विधायकों की तरफ घूमती है, क्योंकि जो कार्रवाइयां हुई है, जब शुरुआत में जो कार्रवाई कुछ एक समुदाय विशेष के जो लोग थे उनके गांवों पे की गई थी, तो सभी विधायक इनका सराहना करते थे। लेकिन उसके बाद जो और अन्य क्षेत्रों में जब उनके वोट बैंक जो क्षेत्र हैं उनमें जातियों के लोग थे उनको पकड़ा गया, उसके बाद नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन कोबरा टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं था। एसपी ने कार्रवाई लगातार जारी रखी। इस वजह से नेताओं ने मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत कई विधायकों द्वारा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने शिकायतों को दरकिनार कर दिया। उसके बाद नेताओं ने अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों ने इनके पर कतरने की कोशिश की। जी शुक्रिया राजेंद्र, इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। काफ़ी अहम बात आपने हमें बताई। अब मैं निशा जी आपसे शुरू करूंगा कि इस तरह से अफसर जब अपने नीचे मातहत को फ्री हैंड देकर काम कर सकता है और फिर कानून व्यवस्था बहाल हो सकती है, तो क्या ऊपर से ये फ्री हैंड नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है, फ्री हैंड को लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल फ्री हैंड मिलना ही चाहिए। मैंने तो शुरुआत में इस बात को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि आप फ्री नहीं छोड़ेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? आप नतीजे तो अच्छे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्राइम रुके, क्राइम रुकेगा कैसे जब उनको आप फ्री हैंड नहीं छोड़ोगे? तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। वो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना निर्णय संयम ले सकें। और वैसे भी इस देश के संविधान के अंदर, जुडिशरी के अंदर कहीं भी आप देख लें तो सब विवेक से काम करने के लिए सब जगह पे स्पेस दिया गया है, जगह छोड़ी गई है। जी बिल्कुल। आज हमने बीजेपी से उप महापौर मनीष पारीक को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। बीजेपी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि क्यों इस तरह के सवालात को वो टालना चाहते हैं, क्यों एक एसपी का तबादला करने जैसी नौबत आ जाती है, क्यों ऊपर से अधिकारी उनको परेशान करते हैं, उनके लागू किए गए नियमों को गलत बताते हैं और फिर एसपी 7 दिन छुट्टी पर जाने की अर्जी लगा देते हैं। राजेंद्र जी, फ्री हैंड आपको लगता है कि मिलना चाहिए? आप पर आपके अधिकारी विश्वास करें, आपकी सरकार आप पर विश्वास करे, क्योंकि जनता आप पर कर रही है? ऐसा है, फ्री हैंड तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जिले की जिम्मेदारी है वो एसपी की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, अपराधों की है, अपराधों में रोकथाम की है, अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, जनता में विश्वास कायम करने की है, जनता के अंदर जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा करने की है। तो अगर उनको हम फ्री हैंड नहीं देंगे, उनको अपने तरीके से काम नहीं करने देंगे, उसमें यह ज़रूर ध्यान रखने की बात है कि कहीं इसकी आड़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर ले, इसकी आड़ में किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर ले, कोई अन्याय नहीं कर दे। इसको ज़रूर सुपरवाइज करे, पर यह नहीं है कि कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम फ्री हैंड नहीं दें। जी, इसको हमें तय करना पड़ेगा कि भाई कोई आदमी अगर ढंग से काम कर रहा है, जिसके ढंग के काम करने की सराहना जनता भी कर रही है, दूसरे मातहत भी कर रहे हैं, आम राजनेता भी कर रहे हैं और नेतृत्व भी कर रहा है। बीच की कड़ियां हैं, मान लो अगर कोई पुलिस अधिकारी हैं, जैसे नवदीप सिंह जी का इसमें मामले में आ रहा है कि उनको ये शायद पसंद नहीं आए, तो उनकी भी एक इसमें उनकी एक अलग दलील है, और वो दलील ये है कि
इसमें जो इन्होंने नाम रखे हैं वो नाम स्पेसिफिक नाम जो रखे हैं कि क्या पूरे राजस्थान में रखे जाने चाहिए या नहीं रखे जाने चाहिए, उन्होंने उसको इस तरह से लिया है। तो मैं समझता हूँ फ्री हैंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्री हैंड और देने उनकी तरफ से चलाए गए विश्वास अभियान कायम जितने होगा। भी हो, ऑपरेशन मदमस्त हो या फिर ऑपरेशन कोबरा हो या फिर ऑपरेशन चक्रव्यूह हो, इस तरह की तमाम जो मुहिम चलाई गई, जिस तरह से क्लासिफाइड किया उन्होंने अपनी टीम को, ये जो पहल है वो बहुत अच्छी पहल है। मैं अभी आपको बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी संसद में भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा गुजरात मॉडल क्या है। उन्होंने कहा हमारा गुजरात मॉडल ये है कि तमिलनाडु में अच्छा काम क्या हुआ, हमारे पश्चिम बंगाल में अच्छा काम क्या हुआ, चाहे वो उनकी विरोधी सरकारें थी, परंतु उसके बावजूद भी उनकी विचारधारा से विरोधी सरकारें थी, परंतु उसके बाद भी उन्होंने वहाँ के जो नवाचार थे उनको उन्होंने गुजरात में लागू किया। और आज उन्होंने इस बात की जनता से प्रामाणिकता ली कि गुजरात के विकास मॉडल के नाम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो कभी भी पूरी तरह से बहुमत में नहीं आई थी, वो अब की बार पूरी बहुमत में आई है। तो ये उनके नवाचार ही थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कोई भी नवाचार है उसको अगर अपन अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी क्षेत्र का हो, तो उसको लागू करने में कोई अर्चना जी, हिचक इस नहीं मुद्दे पर सियासत छोड़कर आपको क्या लगता है, अगर आपकी सरकार होती तो क्या ऐसा होता? देखिए, फिर आप सियासी प्रश्न ही पूछ रहे हैं और कह रहे हैं सियासत नहीं हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र परिपक्व हुआ है और जो हमारे साथ आज़ाद देश हुए उनकी स्थिति क्या है, उसकी अनुकूलता को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यदि प्रशासन कुछ ज़्यादा हावी होता है तो शासन के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, और शासन यदि अपने रास्ते से भटकता है तो कम से कम जनता प्रशासन के माध्यम से अपने आप को आश्वस्त महसूस करती है। तो जो ये मूल प्रश्न, जो डिबेट हम कर रहे हैं, वो है स्टिक एंड कैरेट अप्रोच जो पुलिस अधिकारी ने एक तरह से अपनाई, और वो ये थी कि यदि उसके कुछ सिपाही या कांस्टेबल्स हैं उनको ट्रेनिंग दिला करके और जनता को राहत देने का काम किया जाए तो उस व्यवस्था को लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए, इसमें एक विसंगति ज़रूर सामने आई है। वो विसंगति ये थी कि उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर के माध्यम से इस अपने कांस्टेबल्स को डिवाइड करके, हो सकता है इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को इस्तेमाल किया और उनकी अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की। तो वो अपने स्तर पे अच्छा ही कर रहे थे, इसमें कोई दौराय नहीं है। वो वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे थे और वहाँ की जनता उससे राहत भी महसूस कर रही थी। 6 जिलों में किया भी ऐसा, बिल्कुल। और ऐसे अधिकारी और भी आते हैं और वो एकजुट होकर के यदि अपने ऊपर के जो अधिकारी उनको ये प्रस्तुत करते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, इसके लिए प्रावधान करिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एकजुटता है, समरूपता है और जनता भी राहत महसूस करे। लेकिन अब चूंकि आपने सियासी प्रश्न किया कि यदि हम लोग शासन में होते तो क्या प्रोत्साहित करते, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहती हूँ निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते। लेकिन एक समस्या ज़रूर आती है कि राजनीतिक तुष्टीकरण की जो नीति है वो कोई भी पार्टी है उसमें ये व्यवधान उत्पन्न करती है। तो ये समन्वय होना आगामी समय में बहुत लाजमी मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। तो ऐसी अवस्था में पुलिस रिफॉर्म्स हो, और पुलिस रिफॉर्म्स के जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, गाइडलाइंस, वो यदि अक्षर से पालन उसका करेंगी सरकारें, तो ऐसी अवस्था कभी उत्पन्न नहीं होगी कि कोई प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी कुछ ऐसे नवाचार लेकर के जिससे जनता लाभान्वित होती है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह भेजने का काम किया जाएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम शायद 2 साल का प्रावधान है कि किसी का ट्रांसफ़र ना हो। बिल्कुल ऐसा किया जाना चाहिए, तो ये होना लेकिन वो सूरत हाल कैसा होगा अब फिर उस पर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे, और साथ ही अफसोस रहेगा कि बीजेपी की ओर से आज हमारे बीच कोई नहीं आया। आपको बता दें कि firstindianews.com पर आप लॉगिन करके देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। इसी दुआ के साथ चलते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।